हर एक स्टूडेंट का अभी डाउट ये है कि जेई मेन वन जैसा भी हुआ है, हमें जेई मेन टू यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करके कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉपर हैं तो भी, अगर हम बोर्ड्स, अगर हमारे बोर्ड्स हैं बीच में तो भी। तो आज इस वीडियो में हम वो रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप ट्वेल्थ में हो, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, हर एक इंसान ये वाला रोड मैप प्रॉपरली फॉलो करेगा तो उसका जो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसमें हम हर एक मार्क्स की कैटेगरी के बेसिस पर कि अगर आप जे मेन वन में इतना रफली मार्क्स ला रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस पर आपको आगे किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। जो आपका ये बोर्ड्स वाला टाइम है उसमें आप कैसे जो इस टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको जेई के साथ कैसे सिंक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो आपका ये फेब्रवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में से जो आपके पास इतना सा टाइम बचता है जे मेन वन के रिजल्ट, आंसर कीज और बोनस मार्क्स और ये सब चीजें देखने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप वही दे रहे होते हैं, बट जो ये इतना सा टाइम बचता है इसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस टाइम को कैसे संभाल सकते हैं। एंड देन ये वाला तो आप बाय डिफॉल्ट पेपर के प्रेशर की वजह से एफिशिएंट कर ही लेते हैं। बट ये दोनों टाइम ही एक्चुअली में वो हैं, स्पेशली जिनका बोर्ड है, कि जिनके लिए गेम चेंजर होते हैं। एंड यही टाइम ड्रॉपर के लिए भी गेम चेंजर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे तो बोर्ड्स है नहीं, तो हम तो एकदम आराम से चलते हैं कि अच्छे से तैयारी करेंगे। एंड अच्छे से तैयारी करने के चक्कर में ही हम ऑलमोस्ट सारा टाइम ऐसे यही वाला वेस्ट कर देते हैं। तो यही जो विंडो है ये सबसे ज्यादा गेम चेंजर होने वाली है। इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे चीजें करनी है। एंड जो एक चीज जो पर्सनली मेरे लिए गेम चेंजर चीज थी वो थी आउटलायर्स, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस एक बार किया हुआ है कि जनवरी अटेम्प्ट में मेरी 92 परसेंटाइल के अराउंड थी, एंड उसके बाद जंप हुआ था अप्रैल अटेम्प्ट में 99.1 का। तो जो ये जंप है मैं उस चीज का रीजन आउटलायर्स को ही मानती हूँ कि मेरे टाइम पर जेईमेन वन के बाद आउटलायर्स आया था। सो इसके रिलेटेड भी अभी हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस कर रहे होंगे, तो अभी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली हम डिस्कशन पर जंप करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो एक चीज ये कि आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। कि वैसे हम जनरली ऐसे मार्क्स के बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं कि लेस देन 100 है या 100 से 160 है या मोर देन 160 है। बट ये ऐसे डिफाइन नहीं है कि आप एग्जैक्टली मार्क्स के बेसिस पे जाओगे। ये डिफाइंड होती है आपकी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। ये चीज आपने हमसे पहले भी सुनी होगी जब हमने आपको बोला है कि आप मेंस वन का एग्जाम दे के आए हो, आपको उसको एनालाइज करना है कि आप कैसे परफॉर्म करके आए हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कि जब आप वो 3 घंटे में पेपर लिख रहे थे, पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप कैसा फील कर रहे थे, तब आपने कैसे परफॉर्म किया है, वो चीजों के बेसिस पे जो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो या अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हो, उस बेसिस पे आप अपनी कैटेगरीज को डिफाइन करने वाले हैं। मार्क्स वाला जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं मेजरेबल पैरामीटर है, बट एक्चुअल पैरामीटर जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो ये, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी लोग होते हैं मेजोरिटी लोग वो कॉन्फिडेंस में इतना हाई नहीं फील कर रहे होते हैं। उनको होता है कि एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो, एटलीस्ट हम जे मेन के थ्रू एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी सीट हम सिक्योर कर पाए। एंड जो ये वाले लोग होते हैं ये भी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, ये भी एकदम ऐसे डाउट वाले जोन में होते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। कि एक्चुअली में जो ये वाला रेंज है ना ये सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है कि जेई मेन करना है या जेई एडवांस करना है, जेई मेन करना है या जेई एडवांस करना है। तो इतने अच्छे स्कोर्स होने के बावजूद भी ये काफी बार पीछे छूट जाते हैं क्योंकि ये अपने सेल्फ डाउट से ही जीत नहीं पा रहे होते हैं। अब ये तो हो गई दोनों एक्सट्रीम्स वाली कैटेगरीज, बट जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स लाई करते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। हम हालांकि तीनों कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज भी पॉइंटर्स सुन सकते हैं, एंड आप दूसरी कैटेगरी के भी पॉइंटर्स सुने, वो भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि बीच में काफी सारे रिसोर्सेज भी हैं जो कि आपको एक रेंज से दूसरी रेंज में जंप करने के लिए हेल्प कर रहे होंगे। जब हमें ऐसा लगता है कि हम 100 मार्क्स की रेंज में हैं बट हम 100 से 120 के बारे में भी जा सकते हैं, तो आपको दोनों कैटेगरी सुननी पड़ेगी। कि आप अगर लेस देन 100 अभी हैं बट आपको जाना तो 100 से 160 या 160 प्लस है ना, तो आप उनके पॉइंटर्स भी सुनेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि अगर आप उस रेंज में जाते हो तो उसके बाद आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और एनालिसिस बहुत ट्रू रखेंगे क्योंकि 100 से 160 कई बार ऐसे होता है कि 4-5 क्वेश्चन तुक्के मार दिए थे तो आप 100 पार कर गए, बट एक्चुअली आप हो लेफ्ट वाली फर्स्ट वाली कैटेगरी में जिसमें आपको बहुत ऑनेस्टली मेहनत करनी है। और कई बार ये होता है कि आप लेस देन 100 वाले में लाए नहीं करते हो, बट क्योंकि पेपर के दिन आपके हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी इश्यूज होंगे उसकी वजह से आपके स्कोर में कुछ गड़बड़ रह गई है, तो बहुत ऑनेस्टली बहुत क्रिस्प एनालिसिस रख के एक कैटेगरी में खुद को करंटली रखना है। तो वो मेन पैरामीटर क्या हो गया हमारा, कि हमारा कॉन्फिडेंस किसी हमारी प्रिपरेशन को लेकर के क्या है, एंड हम श्योर कितने हैं, एक्चुअल एनालिसिस हमारा क्या है। अब हम कैटेगरी वाइज जंप करें उससे पहले जरूरी है कि हम कुछ ऐसे कॉमन नॉन नेगोशिएबल्स वाले पॉइंट, कि डजेंट मैटर आप किस कैटेगरी में लाए करें, आपको इन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना ही पड़ेगा, इन पर काम करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वही एनालिसिस वाली चीज। आप खुद सोचो ना, आप सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव करना चाहते हो, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किन चीजों पे काम करना है, तो जो चीजें अभी मेंस 1 में गलतियां करवाई थी, वो सेम गलतियां मेन 2 में भी होगी। तो वो गलतियां कम करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले पता करो कि गलतियां हो क्या रही है। एंड इसी में स्पेसिफिकली जो 5 मेजर मिस्टेक्स आप करके आए होगे, वो हमने प्रॉपर्ली वीडियो में शेयर की थी, जिसमें बताया था कि ये 5 जो मेजर मिस्टेक्स है वो आपने की है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां होंगी जो आप पेपर में करके आए हो, वो आपको खुद से और एनालिसिस करनी है। हाँ, और मेजर मिस्टेक्स इन सेंस कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपने ये गलतियां करी हैं। तो आपको इस जो वीडियो हमने लिंक किया हुआ है उसमें प्रॉपरली पता चलेगा कि जो ये गलतियां हैं उसको आप सही कैसे कर सकते हो, और आपने किस मोटिवेशन या किस नोशन में आकर इस गलतियों को किया था। जैसे ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट हो गया, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो गया, तो ये सारी गलतियां हमसे बिना किसी नॉलेज के हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये गलतियां हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि आपसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपसे अननोइंगली कौन कौन सी गलतियां हो गई थी पेपर में। नॉन नेगोशिएबल्स का मतलब यही है कि आप प्रायोरिटी पर पहले इन 3 चीजों को सेट कर रहे होंगे। सबसे पहले आप जेईई मेन 1 का एनालिसिस करेंगे। रीजन वही है कि अभी तक आपने मॉक्स दिए हैं नहीं दिए हैं डजंट मैटर। जेईई मेन 1 एक स्पेशल तरीके का आपका मॉक था जिसमें कि बहुत रियल टाइम प्रेशर था। तो उसमें आपने कैसे ओवरऑल पेपर को मैनेज किया, अपना स्ट्रेस मैनेज किया, अपना टाइम मैनेज किया, अपना फोकस मैनेज किया, ये सारी चीजें देखनी होती है। एंड जो ये इस वीडियो में जो भी आपके मिस्टेक्स डिस्कस हुई ना, मैं मेजोरिटी नहीं कहूंगी, बल्कि अभी तक हमने जितने स्टूडेंट्स से भी इंटरैक्ट किया पिछले 4 सालों में, जेईई मेन 1 में वो ये 5 की 5 गलतियां डेफिनेटली करके आ रहे होते हैं। ये 100% वाली मिस्टेक्स होती है। एंड अगर इस एक महीने में आप अपना जो ये फरवरी वाला मंथ है, अपने इस एक महीने में प्रायोरिटी पर इंटेंशनली इन गलतियों पर काम कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली जो ये मैं वो बात कर रही थी ना कि आप जिस भी परसेंटाइल पे हो, आप 70 पर हो, 60 पर हो, डजंट मैटर, आप उस परसेंटाइल से अपनी एकदम ऐसे एक अच्छी परसेंटाइल आप जिसे भी कंसिडर करते हैं, आप डेफिनेटली जंप कर सकते हैं। बट इन पे काम करना स्टार्ट करिए। और इसमें भी अगर बहुत बेसिक से एग्जांपल से शुरू करें ना, तो पेपर के उन 3 घंटों में एक चीज आपने रियलाइज की होगी कि आपसे क्वेश्चंस एंड टू एंड सॉल्व ही नहीं हुए। और अभी का पैटर्न ये था कि उन्होंने कैलकुलेशन डाली है, उन्होंने सॉल्विंग इंक्रीज कर दिया है, और वहां जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप परेशान हुए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बट रियलिटी क्या थी कि ये 2 से 3 साल की प्रिपरेशन जो आपने की है, उसमें आपने थ्योरी को हमेशा ज्यादा टाइम दिया है एज कम्पेयर टू सॉल्विंग। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में सॉल्विंग करनी सीखी ही नहीं है, तो आप एग्जैक्ट एग्जाम वाले दिन खुद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हर स्टूडेंट करता है। तो इन 2 महीनों में ये चीज का ध्यान रखना है कि फरवरी मार्च में कि मुझे मेरी सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है, ना कि मुझे थ्योरी को ज्यादा टाइम देना है। और पता है ना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स नहीं पढ़े होता है ना, वो वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख के हमेशा ये सोचते हैं कि ये चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया है। तो जैसे मैंने थर्मो नहीं पढ़ी अगर, तो हमेशा मैं पेपर में थर्मो का क्वेश्चन देख के सोचूंगी कि ये तो इजियर साइड का लग रहा है, तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ। और अभी हम बहुत टेम्प्ट फील करेंगे कि हम नए नए टॉपिक्स को छुए, क्योंकि 2 महीने बाकी है, तो थियोरी की ओर ज्यादा जाएंगे, वन शॉट्स की ओर ज्यादा जाएंगे। बट वही पूरे सिचुएशन में हम ये भूल जाएंगे कि हमें सॉल्विंग करते रहनी है। सॉल्विंग को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। जितनी थियोरी और जितने लेक्चर्स नए कॉन्सेप्ट्स करने हैं उसका एक अलग से टाइम अलॉटेड होगा, बट सॉल्विंग सही उस राइट अमाउंट ऑफ सॉल्विंग होगी, तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हाँ, अब इस वाले पॉइंट में मेरा एक पॉइंट है कि जो लोग ये सोच रहे हैं उनको कुछ चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं, तो वो आज के आज ही वो चीजें डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं। बट इसमें भी आप अनरियलिस्टिकली नहीं कर लेंगे, मुझे फिजिक्स में 20 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर करने हैं, मैथ्स में 20 चैप्टर, वो नहीं हो सकते 2 महीने में। तो आपको रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि आपसे क्या क्या हो सकता है और किस किस चीज का मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, जिसके लिए हमने हाई वेटेज चैप्टर्स की वीडियो शेयर की हुई है। हम आगे भी जो इस साल मतलब 2026 की जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे भी आपको शेयर कर रहे होंगे आगे की हाई वेटेज चैप्टर्स, या तो कम्युनिटी पोस्ट में या फिर एक शॉर्ट्स में शेयर कर देंगे कि आप उन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। बट आपको अपने अकॉर्डिंगली रियलिस्टिकली टारगेट सेट करने हैं कि अगर आपको कोई चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं तो वो आप आज के आज ही डिसाइड कर रहे होंगे। डेफिनेटली। अभी अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सेंस में, पीसीएम के सेंस में हमें उन पॉइंट्स का ख्याल रखना था। बट एक जो ये नॉन एकेडमिक वाला पार्ट है जिस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, एंड आपने अपने पेपर वाले दिन भी रियलाइज किया होगा ना कि गेम सारी की सारी नॉन एकेडमिक पार्ट ने पलट दी थी। डजंट मैटर कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे अपने पीसीएम वाले पार्ट को लेकर के, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को लेकर के, बट नॉन एकेडमिक ने वो एक
एकदम ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर वाला काम किया कि क्या आप वहां पर बैठ करके अपना स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे थे या नहीं मैनेज कर पा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे फ्लेक्सिबल होकर के पढ़ने की आदत थी कि जब हमारे में फुल एनर्जी हम फील करते थे तब हम पढ़ते थे, और फिर इवेंचुअली पेपर वाले दिन क्या हुआ कि पूरे दिन की वो ट्रैवल वाली एग्जॉशन के बाद हम जब पेपर में अंदर बैठे तो पेपर के शुरू के 1 घंटे में फ्लो ही नहीं बन पाया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा स्लीपी फील हो रहा था। राइट? क्या हमने बैठ करके फोकस्ड वाले आवर्स लगा करके खुद की हैबिट बनाने की कोशिश की है? ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली में पूरी की पूरी गेम डिसाइड कर रहे होते हैं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा। अगर आप अपने परसेंटेज को भी समझने की कोशिश करेंगे ना कि पेपर में क्या चीज ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है, तो हम हमेशा बात करते हैं कि 40% आपका पीसीएम हो जाता है और 60% ये सारी चीजें डिसाइड कर रही होती है। बहुत बेसिक सा अगर एक एग्जांपल लेंगे ना, तो जब पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तभी पैनिक कर जाते हो और उस वजह से पूरा पेपर खराब होगा। और ये पैनिक वाली सिचुएशन एग्जैक्ट एग्जाम वाले दिन हिट करती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उसको हैंडल कैसे करना है, वो जब स्ट्रेस बढ़ता है, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या सेंटर पे कुछ गड़बड़ होती है, तब वो जो परेशानी बढ़ती है उसको हैंडल कैसे करना है वो नहीं आता है किसी को भी। एंड इसी को ही हम आउटलायर्स के अंदर एज अ कंपोजर सिखा रहे होते हैं। आउटलायर्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं अपने कंपोजर वाले पार्ट पे, कि अगर मेरे साथ कोई भी सिचुएशन होगी चाहे एग्जाम वाले दिन या कभी भी, तो मैं उसको कैसे खुद को बिना परेशान किए हैंडल कर रही हूँ, कैसे मैं खुद को शांत रख के उसको क्लियरली सोच रही हूँ एंड खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ एंड एक्शंस ले रही हूँ। अच्छा, इसमें एक और 2 सीक्रेट एलिमेंट्स होते हैं आउटलायर्स के, एक है बुक रीडिंग और एक है वाटर इनटेक। ये दोनों भी कितने ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है आगे जाकर पेपर के दिन पे, कितना इम्पैक्टफुल प्रूव होता है कि हमने अब तक प्रैक्टिस किया था बट पेपर के दिन समझ आ रहा है कि अब तक जो प्रैक्टिस किया है उसका पावर क्या था। ये हमें एग्जैक्टली सीखता है आउटलायर्स में। हम ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छे से सीख रहे होते हैं। हाँ, और जो आउटलायर्स जब एग्जाम दे के आए थे ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं और सबमिट करते हैं। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इन चीजों का मेंशन किया था कि अगर ऐसा ऐसा हुआ था, तो जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, जो भी चीजें डिस्कस की जाती है खुद को शांत रखने वाले पार्ट में, वाटर इनटेक वाली, वो उन्होंने एग्जैक्ट एग्जाम वाले दिन अप्लाई करके खुद को बहुत सेव किया है। इस टाइम की जो प्रिपरेशन की सबसे बड़ी एक एक प्रोज या हम कॉन्स दोनों तरीके से अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना जो आप इंटरनेट के एज में आकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये है कि अवेयरनेस होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सही टाइम पे सही चीजों को लेकर के। ठीक है, अब अगर हम हर एक जो यहाँ पर चारों इंसान बैठे हैं उनकी जर्नी में से भी देखेंगे, तो एक जो ये एक रोल एक अवेयरनेस वर्ड का रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वो हर जेई प्रिपरेशन में, हर इंसान की जेई प्रिपरेशन में उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कोई भी इंसान जब वो आउटलायर्स में आ रहा होता है, तो एक चीज जो होती है कि वो अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं खुद को लेकर के एंड अपने थॉट्स को लेकर के। एंड पहला स्टेप जब आप अवेयरनेस का समझ लेते हैं, देन ही आप एक्शन पर जा रहे होते हैं। हमारे जो हमारी प्रिपरेशन में जो कमी होती है, सबसे पहले वो यही होती है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है, एंड फिर अगर अवेयरनेस होती है तो हम एक्शंस लेने में लैक कर रहे होते हैं। तो अवेयरनेस सबसे, ऐसा नहीं है कि आउटलायर्स गलतियां नहीं कर रहे होते हैं या वो अपने एग्जाम को एकदम बेस्टेस्ट मोड में दे करके आए कि और कोई गलती ही नहीं की, ऐसा नहीं है। बट जब आप वो गलती भी कर रहे हैं, गलती तभी होगी ना जब कोई इंसान काम कर रहा है, राइट? तो जब वो गलती भी कर रहे हैं तो वो उस चीज की अवेयरनेस रख रहे हैं कि ये गलती हुई है एंड इस पर एक्शन लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं जो कि उनको सही रास्ता बताने के लिए उनके साथ है, गलत जा रहे होंगे तो उनको टोकने के लिए भी है और डांटने के लिए भी है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप रियलाइज करेंगे हमारे मेजोरिटी लोगों की लाइफ में वैसे लोग हो ही नहीं रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में जेई का एग्जाम कैसे देना होता है। तो अभी तक जो हमने नॉन नेगोशिएबल्स डिस्कस किए, उनमें सबसे पहले जेई मेन 1 का एनालिसिस आया। प्रायोरिटी पर बैठ करके करो, अपना पेपर एनालाइज करो कि कैसे दिया। एंड इसमें ना एक्चुअली में हमने 5 मिस्टेक्स डिस्कस की थी। यस, ठीक है। तो उसमें एक तो ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट था, एक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन था, एंड 3 आप जाकर के इस वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि अगर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं ना सामने से, आप उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाओगे। कहीं ना कहीं इन 3 फैक्टर्स से ज्यादा चीज डिसाइड हो रही होती है एज कम्पेयर टू ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट। तो आपको इन 3 को वहीं से देखने के कि वहां में करेक्टली एक्सप्लेन किया है उसको कि आपको उसको ठीक भी कैसे करना है। आप यहाँ पे लिख लो बट आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसको ठीक कैसे करोगे, तो कोई देखने का पॉइंट नहीं है उस चीज का। तो मेन चीज वही हो गई कि आप उन 3 पॉइंट्स को जाकर के सुनेंगे, क्योंकि अगर हम एक लाइन में खत्म कर दे रहे हैं तो आप तो वैसे ही उसे वैल्यू नहीं देने वाले हैं। तो आप जाकर के वो देखेंगे एंड सॉल्विंग को प्रायोरिटी देंगे। ये नॉन नेगोशिएबल्स रहने वाले हैं हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए।
एंड नॉन एकेडमिक वाला पार्ट सभी लोग, इवन कोई भी इंसान अगर 200 प्लस वाली कैटेगरी में भी है, 230 240 वाली कैटेगरी में भी है, ये अपनी चीजों को एनालाइज करो। जब जे मेन 1 का एनालिसिस बोल रहे हैं तो उनमें इन फैक्टर्स को देखना है कि क्या ये चीजें गड़बड़ हुई थी, क्या जब वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे थे, बायोमेट्रिक अच्छे से नहीं हो रहा था, तो क्या पेपर हमने बिगाड़ने दिया, उसकी वजह से बिगड़ने दिया, ये सब देखना। हाँ, और इसमें एक और पॉइंट ये कि नॉन एकेडमिक वाली चीजें ना हमें एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता कि हमें ठीक कैसे करनी है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली जो आउटलायर्स एग्जाम का टेलीग्राम है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे प्रॉपरली आपको गाइड किया जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा कि कैसे हम आउटलायर्स को सिखाते हैं। तो आपके वो जो चैलेंजेस और जो चीजें हैं वो कल से स्टार्ट हो रही होगी, तो आपको उसको प्रॉपरली ज्वाइन करना है और उन चीजों को फॉलो करना है, ताकि आपको एक जो होता है ना एग्जाम्पल सेट हो जाए, आपको पता चले कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है नॉन एकेडमिक वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसको ज्वाइन करके प्रॉपरली एक्शंस में आ जाना है। तो अभी हमने नॉन नेगोशिएबल्स पर बात की कि इन पॉइंट्स को तो ख्याल रखना है, ये इनको हम बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। अब हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करते जाते हैं, जो हमने वो स्टार्टिंग में मार्क्स के बेसिस पर की थी, बट जो कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस के बेसिस पर थी। तो सबसे पहले लेस देन 100 वाले जो मार्क्स कैटेगरी में या जो सबसे लोएस्ट कॉन्फिडेंस वाले पार्ट में रह रहे होते हैं ना, उनको जो एक चीज याद रखनी है कि पहले 2 वीक्स, जो ये फरवरी के 2 वीक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट आपके लिए क्या होगा कि आप जेई मेन वाली चीजों में ना फंसे। जो भी चाहे आंसर की आ रही है, पेपर आ रहे हैं, आंसर की के रिस्पॉन्सेज में ये गड़बड़ है, उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इसमें ना फंस करके बल्कि एक्शंस की तरफ जाएं, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि अपना सिलेबस डिफाइन करके, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली इस थ्योरी से स्टार्ट करें। एंड ये नहीं कि जीरो से स्टार्ट करना है, आपको अपने अभी वाला जो आप एनालिसिस करेंगे ना, उसके बेसिस पर उस फाउंडेशन के ऊपर स्टार्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट है लेस देन 100 वालों के लिए सबसे पहले तो। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब बहुत बार हमने ये चीज रिपीट करी है कि जो आपके पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर किसी की 96 परसेंटाइल आ रही है, उसको 99 ले जानी है, तो उसके पास 3 परसेंटाइल, यानी कि उसके पास कम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट अगर आपकी 90, 91, 92, तो आपको अगर उस परसेंटाइल पे जाना तो आपके पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ से हम ऐसे करते हैं, और आप इम्प्रूवमेंट करोगे भी ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा मेहनत करोगे। अगर सपोज आप 100 से 160 जाने में ज्यादा मेहनत करोगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होगी, तो आप मेहनत भी ज्यादा करोगे डेफिनेटली, बट आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि 160 से 180 जाने में वो इम्प्रूवमेंट जल्दी नहीं दिखता है, बट 100 से 160 जाने में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि चैप्टर्स आपके पास हैं ज्यादा, आप उनको करो, आपके पास हाई वेटेड चैप्टर्स, आपके पास मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, आपके पास वो जो दोस्त ने 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स दिए थे अपने जेई नेक्सस पे, तो उस सारे टॉपिक्स को आप करोगे तो आपके पास डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें एक रीजन ये भी हो जाता है कि जो ऑलरेडी एक अच्छी परसेंटाइल या एक सिक्योर्ड वाले रेंज में होते हैं ना, उनको एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनको किन पॉइंट्स पर काम करना है, क्योंकि वहां पर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम गलती कौन सी कर रहे हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बट आप एक्चुअली में किसी भी फील्ड में जाकर के कोई भी एक पॉइंट अच्छे से डिसाइड करेंगे, उससे पकड़ के उस पर एक्शन लेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है। एंड ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स में करते ही वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप डेफिनेटली 90 से 98 पहुंच जाएंगे, लेकिन 96 से 98 वाले इंसान के लिए वो चीज आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा कि मैं सही क्या करूं, मुझे काम किस चीज पर करना है। तो आप सबसे ज्यादा आपको जो चीज हराएगी ना, वो है आप अगर सेल्फ डाउट में ही फंसे रह गए, तो आप सिर्फ ये पार्ट हटा देंगे ना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख करके आप एक्शंस की तरफ लेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे वही लग रहा है कि 12th में ना मैं खुद भी ये लेस देन 100 वाले में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक फंसी हुई थी, और ऐसे नहीं कि मैं एक्शन नहीं कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, अच्छा खासा टाइम दे रही थी। तो एक उसमें बहुत चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि हमें हर गलती खुद से करने की जरूरत नहीं है, कई बार हम दूसरों की गलतियों से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। और आउटलायर्स बैच में जो सारे ही स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे अच्छी स्किल अगर इन पिछले टाइम में जब से वो बैच में है तब से सीख है, वो यही है कि वो दूसरों की गलतियों से सीखते जाए। जो हम चारों हमारी गलतियां बता रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट इंसान जो पेपर दे के आया है और उसने ग्रुप पर अपनी गलतियां बताई है, वो गलतियों से वो सीखे। हर एक इंसान की गलती जितनी पकड़ पकड़ के कोशिश कर रहा है कि उनको वो चीज रिपीट नहीं करनी है, उतना ही ज्यादा फास्ट उनका इंप्रूवमेंट रह रहा है। तो ये जो लेस देन 100 वाला जो पार्ट है ना, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हो गया कि माइंडसेट, कि आप वो अचीवर्स माइंडसेट में हो या नहीं हो, आप वो विनर्स माइंडसेट में हो या नहीं हो, या आप खुद को विक्टिमाइज ही करे जा रहे हो कि 2 साल में मैंने नहीं पढ़ाई कर पाया, वो मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, रिग्रेट्स में हो, बहुत ज्यादा डिसबिलीफ में हो, ये वाले पोर्शन आपको बहुत ज्यादा नीचे खींच रहे होंगे। इंस्टेड अगर आप विनिंग माइंडसेट में रहोगे कि अभी जितना टाइम है उतने टाइम को मैं यूटिलाइज करके पूरा आग लगा दूंगा, तो एक ही माइंडसेट हो गया, और दूसरा ये होगा कि आपको गलतियों से सीखना है,
खुद की भी गलतियों से, और हर गलती खुद नहीं करनी है, दूसरों की गलतियों से सीखना है, उसको पकड़ के उसके ऊपर काम करके एक्सेल करना है। एंड ये जो 100 लेस देन 100 वाले मार्क्स वाली कैटेगरी के लोग हैं, आप मॉक्स दीजिए। आपने मॉक्स नहीं दिए हैं अभी तक, एंड अगर दिए भी है तो गलती से भी उनका एनालिसिस करने की वाली गलती आपने की नहीं है, राइट? तो पहले तो मॉक्स दीजिए, उसके बाद फिर वो एनालिसिस करने की गलती कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वीक में आप एक मॉक फिक्स कर रहे हैं एंड उसका एनालिसिस करना आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप एनालिसिस करना सीखेंगे ना, एंड देन ही आप उसके बाद ही आप ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे इनको देख पाएंगे कि आप इन चीजों में एक्चुअली में खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है, तो मॉक दीजिए डेफिनेटली, एंड उसके बाद जो पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए, चाहे उन्हीं बेसिस पर या उन्हीं पैरामीटर्स पर अभी एनालिसिस करना स्टार्ट करिए। आप और सारी चीजें चाहे नहीं करिए, ये 5 पॉइंट्स पर तो खुद को चेक कर सकते हैं ना कि सही किया या नहीं किया, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लेस देन 100 वाले हैं वो एक वीक में एक मॉक फिक्स करके ये सारी चीजों पर साइमल्टेनियसली काम करेंगे, आप पैरेलली इन चीजों पर काम कर रहे होंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं 100 to 160 मार्क्स वाली कैटेगरी में, यस। तो ये वाली जो रेंज होती है ना 100 to 160 वाली, अब इसमें एक स्कोप आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मेंस 2 और एडवांस्ड। और इसमें आप कंफ्यूज्ड क्यों होते हो? क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि अगर मैंने एडवांस कर लिया तो मेरा मेंस 2 अच्छा नहीं जाएगा, और अगर मैंने मेंस कर लिया तो मेंस के बाद मेरे पास एडवांस के लिए टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज में फंसने की बजाय खुद से डिसाइड करो कि आपको किसकी साइड जाना है। आपको मेंस 2 में अच्छा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको कंप्लीटली एडवांस्ड पे फोकस करना है। एंड जब आप ये फोकस कर लो कि हाँ मुझे एडवांस के ओरिएंटेड ही चलना है या मेंस के, तो एक्शंस लेने स्टार्ट करो। इसी चीज में घूमोगे, टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे और दोनों अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, और इसमें भी बुरा नहीं फील करना है अगर आप मेंस कर रहे हो और आपने एडवांस सेलेक्ट नहीं किया है, बुरा बिल्कुल भी नहीं फील करना है। वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप मेंस 2 कर रहे हो या फिर एडवांस कर रहे हो। इसमें बुरा फील करने वाले कि मैंने एडवांस को स्किप कर दिया, मैंने, जबकि वो मेरा एम था, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, वो मेरा एम था और मैं एडवांस ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो गलत है। आपको बुरा नहीं फील करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप डेफिनेटली मेंस की तरफ जाओ। बट जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके साथ स्टिक करो एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते रहो। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मेंस वाले लेवल पे कब कॉन्फिडेंट फील होंगे, और आपको खुद पता लग जाएगा भी अब एडवांस्ड की बारी है, जंप मार लेते हैं। एंड वो कॉन्फिडेंस वाला जंप होगा। लेकिन ये वाला जंप होता रहता है ना कि एडवांस में अच्छा नहीं फील हो रहा है तो मेंस में वाला कर लेते हैं, फिर मेंस में पर यार एडवांस वाला रह जाएगा, फिर आप वापस उस पर चले जाते हैं। इससे ना तो आप मेन में इंप्रूव कर पाते हैं ना एडवांस में कर पाते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, आप मेन से स्टार्ट करिए। आपको विद टाइम खुद आपकी प्रिपरेशन बता देगी, अगर आप ईमानदारी से काम करते रहते हैं, कि कब आपका एडवांस पर जंप करने की बारी आ रही है। बस अभी के लिए डिसाइड करिए और एक्शंस लेने पर फोकस करिए। तो इसमें 100 से 160 वाले में जनरली हम करेंगे ये कि हम डेडलाइन सेट करेंगे, और 2 चीजें होती है। एक होती है कि माइक्रो डेडलाइंस, मतलब कि इमीडिएट अगले 1 वीक या इमीडिएट अगले 2 दिन 3 दिन ऐसे डेडलाइंस हम सेट करके उस पर एक्टिवली काम कर रहे होंगे। मोटा मोटा हमें टारगेट पता है कि हम किस चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, क्या हम मेंस 2 के लिए कर रहे हैं या हम एडवांस के लिए कर रहे हैं, बट हम पूरे 2 महीने एक साथ प्लान नहीं कर लेंगे। हम माइक्रो डेडलाइन सेट करेंगे, उसको अचीव करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उसके बाद दोबारा एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या मैं जो ट्रैक पे चल रहा हूँ क्या वो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा फिर छोटी छोटी डेडलाइन सेट करके उसको अचीव करते रहेंगे। इसी स्ट्रेटेजी से हम पूरा ये जो अपना ग्रोथ है उसको 200 प्लस लेके जाएंगे। इस कैटेगरी के लिए एनालिसिस वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे वो हर कैटेगरी के लिए हो जाता है, लेकिन जो 100 to 160 वाली कैटेगरी है ना, क्योंकि आप इस डिसीजन में बहुत ज्यादा उलझ रहे होते हैं, तो आपके आपको एनालिसिस के लिए टाइम बांधना पड़ेगा कि आप हर हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं कि आपने पूरे वीक में क्या क्या चीजें की हैं, आपने क्या टारगेट सेट किए थे और क्यों नहीं कंप्लीट हुए। उसको अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर के साथ देखना है कि क्यों नहीं हुए, क्या रीजंस थे। खुद को गिल्ट ट्रिप करने के लिए नहीं, बट एक्चुअली में समझने के लिए कि क्या ऐसा है कि आप ओवर टारगेट सेट कर ले रहे हैं खुद के लिए, कि अनअचीवेबल टारगेट की अचीव ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज में आपके लिए एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपको जब एक्शंस लेने हैं ना, तो एक्शंस के साथ आपको एनालिसिस एंड देन एनालिसिस के बेसिस पर एक्शंस के बाद फिर एनालिसिस, ये वाले लूप में चलना है, ना कि मेंस एडवांस्ड वाले लूप में। अपना लूप बहुत समझदारी से चूज करिएगा इसमें, राइट। तो अभी इसके बाद जो 170 प्लस वाले मार्क्स वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हम जब मार्क्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग सबसे पहले नॉन एकेडमिक पार्ट में एग्रेसिवली लग रहे होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में याद है नॉन नेगोशिएबल्स में डिसाइड किया। आपने पेपर में भी रियलाइज किया होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ने कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं छोड़ा। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पर काम किया था, आपने जो भी पीवाईक्यूज लगाए थे, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन चीजों ने आपका साथ नहीं छोड़ा। बट आपने ये भी रियलाइज किया
कि आप जो उस टाइम पर स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, जब टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, अगर हम इन चीजों को और बेटर कर लेते हैं तो अपना स्कोर और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये भी जो भी आपका एक मंथ है, इसमें आप अग्रेसिवली नॉन एकेडमिक वाले पार्ट में लग रहे हैं, इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक हफ्ते में आप अपनी रिव्यू मीटिंग सेट कर रहे हैं हर हफ्ते में, और उसमें आप देख रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या आप उन 5 मिस्टेक्स में, क्या आप उनको नॉन एकेडमिक वाले पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। तो सबसे पहले अग्रेसिवली नॉन एकेडमिक वाले पार्ट में, एंड जो मिस्टेक्स है उनको सही करने की तरफ ध्यान दीजिए। आपके जो मार्क्स बूस्ट होंगे वो पीसीएम से कम और आपकी मिस्टेक्स को कम करने से ज्यादा हो रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा पीसीएम करेंगे तो आपके ज्यादा मार्क्स बूस्ट होंगे, ऐसा अब चांसेस कम है। अब एक्चुअली में आप अपनी मिस्टेक्स को कम करेंगे तो मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। मिस्टेक्स में कुछ भी हो सकता है, सिली कैलकुलेशन वाले मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो हमने वो ऊपर स्टार्टिंग में वो वीडियो में डिस्कस किया, वो 5 चीजें हो सकती हैं, तो उन पर काम करना है। वो एक पार्ट, इन पर एग्रेसिवली लगी है अपने हर हफ्ते में, इसको हर सॉल्विंग में, हर 20 क्वेश्चन की सॉल्विंग में, हर चीज में इसको चेक करिए। अपनी नॉर्मल 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी इन मिस्टेक्स को देखिए। एंड आप लोग बिंदास जाइए एडवांस्ड वाले पार्ट की तरफ। किसी भी इंसान को, आपके जेईई मेन के रिजल्ट को, किसी को भी आपको ये नहीं बताने दीजिए कि आप जेईई एडवांस के लिए वर्दी हैं या नहीं है। आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए तो आप जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे, एंड आपको डेफिनेटली करनी चाहिए ना। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस हम फील कर रहे हैं, बट अगेन डाउट में नहीं फंसे रह जाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि जेईई मेन में ही हमें अच्छे से रहना चाहिए, 99 परसेंटाइल सिक्योर करनी चाहिए, एनआईटी एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच सिक्योर करनी चाहिए, तो आप इसी लूप में फंसे रह जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर आप जेईई मेन 2 तक भी यही सोच रहे हैं ना कि अभी जेईई मेन 2 को एज अ एम सेट करके उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट लाते हैं एंड देन जेईई एडवांस में जा रहे होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट आप खुद के लिए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत कम कर दे रहे हैं। आप एक्चुअली में जो ये 2 महीने है ना, इसमें खुद को चैलेंज नहीं कर रहे होंगे। आप अपने कंफर्ट स्पेस से ही जेईई मेन की तैयारी, जेईई मेन की तैयारी, जेईई मेन की तैयारी करते रह जाएंगे। एंड एक्चुअली में जबकि आप खुद को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर पुश करके जेईई एडवांस के लिए खुद को रेडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान को ये नहीं बताने दीजिए कि आप जेईई एडवांस्ड के वर्दी है या नहीं है। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए एंड उस डिसीजन के साथ स्टिक करिए, एक्शंस लीजिए, चाहे जितना मर्जी वो अनकंफर्टेबल हो जाए। एंड आप लोग मॉक को एकदम सिंसियरली दे रहे होंगे, इसमें बिल्कुल भी आप मॉक को एकदम लाइटली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो भी आपकी मिस्टेक्स, जो भी आपके एनालिसिस वाला पार्ट है, उसमें मॉक सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो अभी हमने मार्क्स वाइज डिस्कस किया, 170 प्लस वाला किया, 100 to 160 वाला किया, लेस देन 100 वाला किया। जो तीनों को आपको बोली है कि आपको मॉक्स देनी है और उनको एनालाइज करना ही करना है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर जिस शीट को आप यूज कर सकते हो या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, कैसे एनालिसिस को स्ट्रॉन्गर करना है, वो आपको बीइंग आईट इन टेलीग्राम पे मिल रही होती है चीजें। तो उसको ज्वाइन करके रखना ताकि आपको वहां से रिसोर्सेज प्रॉपरली मिलते रहे और आप उसको अच्छे से यूज करते रहो। और तो ये जो टीआर शीट है ना, इसके लिए आप कंसिस्टेंटली हर मॉक में इसको यूज करिए। मैं खुद प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप देखोगे कि अगर आप हर मॉक में इसको यूज करके रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ये जो गलती है ये सबसे ज्यादा हो रही है, ये वाली जो गलती है ये मैं ज्यादा जनरली कर देता हूँ प्रेशर में, अगर आप रिफ्लेक्शन लेके एनालिसिस करोगे, डेफिनेटली अगर आप 200 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप हमेशा 200 के थोड़ा सा मार्क में रह जाते हो, बट इस शीट से आप कर दोगे। क्योंकि ये है, ये बनाई है, इतनी स्ट्रांगली बनाई है, इतना रिफ्लेक्शन ले लेके बनाई है कि यही गलतियां होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और इसके थ्रू एनालिसिस करेंगे। तो टीआर शीट अभी हमने मेंस के लिए शेयर की थी, एडवांस के लिए भी कर देता है, एडवांस मॉक्स के लिए भी अकॉर्डिंगली देख लेता है, कर देता है शेयर, और उसको यूज करिए हर मॉक के लिए। हाँ, और अगर एडवांस के लिए प्रॉपरली, क्योंकि ये वाली चीजें हम मोर ओरिएंटेडली मेंस टू अप्रैल अटेम्प्ट के रोड मैप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया है कि आप एडवांस ओरिएंटेड ही काम कर रहे होगे, सॉल्विंग कर रहे होगे, तो आपके लिए भी जो प्रॉपर रोड मैप होगा कि आपको एडवांस के लिए कैसे कैसे काम करना चाहिए, वो भी आगे ले आएंगे। वो आप पहले कमेंट्स में बता के जाओगे कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। तो अभी हमने मार्क्स वाइज डिस्कशन कर लिया, हमने कॉन्फिडेंस वाइज एक्चुअली में डिस्कशन किया। अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए। अभी जेईई मेन 1 आप देकर के आए, आपके अकॉर्डिंग क्या सही अप्रोच होनी चाहिए? क्या आपको वीक सेक्शंस पर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आगे बोर्ड है तो हम वीक सेक्शंस पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आप वीक सेक्शंस भी कह सकते हैं और 11th वाला पोर्शन भी कह सकते हैं, राइट? या फिर आपको स्ट्रॉन्ग वाले पे काम करना चाहिए कि क्योंकि जेईई मेन 1 में आपने रियलाइज किया होगा उसके बाद आने के बाद कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, राइट? तो अभी उतने अच्छे से पढ़ाई में वापस फ्लो में आ नहीं पाए, मोमेंटम में आ नहीं पाए, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हमें स्ट्रॉन्गर पार्ट्स यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्गर पार्ट्स या फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग जो है उनसे स्टार्ट करना चाहिए।
क्योंकि अभी हम फ्लो में नहीं है, और अगर हम वीक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो हम कभी फ्लो बना भी नहीं पाएंगे कि हमें क्योंकि हमको ऑलरेडी वो हमारे वीक है और उसमें हमें हमारा इंटरेस्ट एज सच नहीं है। तो अगर हम मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उसके बाद वीक पे जाएंगे तो डेफिनेटली वीक से मॉडरेट हो जाएंगे। बट अगर आपके मॉडरेटली टू स्ट्रॉन्ग वाले जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे तो ओवरऑल आपका स्कोर ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप पहले ही वीक सेक्शन से स्टार्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आपका वो फ्लो नहीं बन पाएगा, वो फ्लो स्टेट अचीव नहीं हो पाएगा जो अभी के टाइम पर आपको चाहिए। ठीक है। ओके, तो अगर अभी आप देखोगे ना तो आपके पास बोर्ड से पहले 2 वीक्स का टाइम है, तो इस टाइम में आप फ्लो गेन करने के लिए मॉडरेटली से उन टॉपिक से स्टार्ट करोगे एंड आप वीक टॉपिक्स के लिए प्रॉपर एक टाइम स्लॉट फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपका फ्लो तो बन ही रहा होगा बट आपको पता है आप बोर्ड्स वाले में 12 स्पेसिफिक काम ज्यादा कर रहे हो, तो आप इस टाइम को जो मॉडरेट या वीक सेक्शंस थे या जो आपने पहले नहीं किए थे मेंस 1 के टाइम पे क्योंकि टाइम नहीं था, तो अभी आप उसको उठा के उसकी थ्योरी एंड सॉल्विंग को प्रायोरिटी दे सकते हो ताकि आप अपने बोर्ड्स वाले पार्ट को स्पेसिफिकली 12th को स्ट्रॉन्ग करने में लगा सको। इसमें जो मेन चीज याद रखनी है कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये हम फर्स्ट 2 वीक्स की बात कर रहे हैं फरवरी के, एंड इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप मॉडरेट वाले को उठा करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि आप फ्लो में वापस आए जो आप जेमिन 1 के पहले थे, एंड दूसरा कि आपको प्रोग्रेस दिखे, वो आपको मॉडरेट वाली कैटेगरी से दिख रही होगी, क्योंकि अगर आप वीक सेक्शन में जाओगे तो आपको फ्लो नहीं मिलेगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन उठा करके उस पर काम करोगे तो आपको ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। तो वो बैलेंस बनाना जरूरी है, सबसे पहले ये चीज, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी चीजें की हुई है उस पर ही फाउंडेशन अपने बिल्ड करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप बोर्ड्स के टाइम पर क्या करेंगे? हाँ, सो बोर्ड्स के लिए ना हमको ऐसा नहीं करना है कि हम कंप्लीटली बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाए, हम जेई को बिल्कुल भी भूल जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जेई मेन और जेई एडवांस भी आगे देना ही है। तो ऐसा नहीं करना है, हम जो गैप्स हैं उनको इफेक्टिवली बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, और हम ऐसे कर रहे होंगे कि हम जो बोर्ड्स वाला टाइम है उसको हम ट्वेल्थ के जो जेई चैप्टर्स होते हैं या फिर जो स्पेसिफिकली ट्वेल्थ में जो कॉमन चैप्टर्स हैं वो हम स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, और डेफिनेटली साथ साथ हमारा बोर्ड्स का लेवल भी हो रहा होगा। अब बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स हमारा एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली एग्जामिनर जो है आपको उसको बताना है कि आपको ये चीज आती है, बट एट द सेम टाइम आपको उसको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल्स वाली की जो आपको दिखाना कैसे कि मुझे आता है, बट ओवर स्मार्टनेस वाली चीज नहीं कि मुझे तो आता है, मैं तो जेई का स्टूडेंट हूँ, ये नहीं दिखाना है। बट प्रेजेंट कैसे करना है अपने पेपर को, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को भी और प्रॉपर पीसीएम को, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी कैसी कैसी चीजें आपको प्रेजेंट करनी है कि जो आपका पेपर है वो ओवरऑल नीट भी दिखे और आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दिखा पाओ। तो वो हम प्लान कर रहे हैं, बट अगर आपको उसकी नीड है तो ये आप बताइएगा। ऐसे एज सच अगर आपको नीड नहीं फील हो रही है तो फिर आप जैसे आप कंटिन्यू करते आ रहे हो कि आप बोर्ड से प्रिपरेशन करोगे, बीच में जेई की प्रिपरेशन करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो लास्ट 2 डेज है आपके जेई के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के, जैसे अगर आपका पेपर 21 को है तो आप 19-20 को कम्प्लीटली बोर्ड पे शिफ्ट हो जाओ। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का गैप होगा। सो डेफिनेटली आप जो पीछे वाले चैप्टर्स, पीछे वाला टाइम है उसमें आप 11 के चैप्टर्स कुछ कर सकते हो, या फिर आप 12th पे ही फोकस करके आपको उसको जेई लेवल का ही करना है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें एक और चीज ये कर सकते हो कि जो हमने पहले डिसाइड किया कि जो आप फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर कोई अपना 11th का सेक्शन या वीक सेक्शन उठा रहे हो तो उसकी थ्योरी आपकी तब तक डन हो चुकी होगी, तो आप उसकी सॉल्विंग को प्रायोरिटी दे सकते हो इस गैप के बीच में। एक चीज की एनालिसिस रखना कि अगर आप बहुत ज्यादा बोर्ड्स का टेंशन लेके कंप्लीटली बोर्ड्स पे शिफ्ट करके उसकी तैयारी एकदम सोच रहे हो, मम्मी पापा डांट रहे हैं कि बोर्ड्स है बोर्ड्स है बोर्ड्स है, और बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप 90% लाने की कोशिश कर रहे हो बोर्ड्स में और आपने ला दिया, बट कोई और स्टूडेंट है जिसने बस वो 75 वाला कट ऑफ है उसने वो पार कर दिया और उसने मेंस और एडवांस में एकदम फोड़ दिया। तो आप वो देखिए कि आपको एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे रहना है, क्या आपको सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन लेके सबको ये प्रूव करवाना है कि आप बोर्ड में 95 भी ला सकते हो और आपको अपने स्कूल में बहुत वाहवाही करवानी है, या तो फिर एक और ऑप्शन है कि आप बोर्ड को रखिए, माइंड में रखिए, उसकी प्रिपरेशन करिए, बट उसकी टेंशन नहीं ले रहा है, उसके ऊपर पैनिक नहीं कर रहे, उससे परेशान नहीं हो रहा है, बोर्ड जितना हो रहा है उतना करके उसमें अच्छा कर दे रहा है, बट आपके जो टारगेट है, आपका जो गोल है, चाहे आपका गोल सीईटी हो, चाहे आपका गोल जेई मेंस हो, चाहे आपका गोल जेई एडवांस हो, आप उसको माइंड में रख के पेशेंटली उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं वो देखिए, वो एनालिसिस रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करिए। हाँ, और अगर डेफिनेटली अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको सिर्फ उस प्रिपरेशन को प्रेजेंट करना होता है बोर्ड्स में। ऐसा नहीं कुछ भी नया नहीं पूछ रहे होते बोर्ड्स में, या फिर बोर्ड्स एक अलग से कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है आपके लिए। आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी होती है बोर्ड्स में कि आपको आ रहा है वो कॉन्सेप्ट,
और डेफिनेटली बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रॉपर थ्योरी पूछ रहे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो जेई में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड के लिए सेपरेट नहीं पढ़ना है, आपको जेई के लिए ही पढ़ना होता है डेफिनेटली। बट जस्ट आपको बोर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करके चलना होता है कि ये बोर्ड्स में भी आ सकता है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे। तो एक चीज जो मेन रह जाती है ड्यूरिंग बोर्ड्स में आप जो अपने जेई की तैयारी कर रहे होंगे उसमें ये कि जो आपके गैप्स हैं उनको आप एफिशिएंटली प्लान करके यूज कर रहे हैं। उसमें ये नहीं हो रहा है कि उस टाइम पर जो चीजें करने का मन कर रहा है आप उसके साथ जाएंगे, नहीं। इस पूरे टाइम पे ये मन वाला फैक्टर इसको बहुत कंट्रोल में करके रखना, प्लानिंग के साथ जाइए, ऑलरेडी चीजें प्लान करके रखिए किनके साथ प्रोसीड करना है। बोर्ड गैप्स को एफिशिएंटली यूज करिए, उनको प्लान करिए, एंड देन जो उस टाइम पर भी आप जो चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप स्पेसिफिकली कुछ भी बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। उसको ऐसे लीजिए कि नहीं, ये मेरे जेई में यूज होगा क्योंकि मेरा सिलेबस तो सेम ही है ना इवेंचुअली, तो इसको आप हाँ, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली होता है ना कि वो कन्वर्जन वाली चीजें एज अ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो वो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे भी बहुत यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक के जो अभी का अगर रिसेंट पैटर्न देखो तो रोड मैप वाले क्वेश्चंस आए हैं। रोड मैप वाले क्वेश्चंस में मेजोरिटी यही होता है कि आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए, तो आप उससे अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, तो बोर्ड्स की जो भी चीजें आप करोगे वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। एंड दूसरी एक जो चीज का ख्याल रखना है वो ये कि एग्जाम वाले दिन आप जब पेपर देकर के आएंगे तो उसके बाद ये नहीं कि खुद को एकदम ही पढ़ाई वाले जोन में शिफ्ट कर लें, क्योंकि उससे आप एक तो बहुत ज्यादा एग्जॉशन वाले जोन में जाते हैं, एंड अपने जो भी आपके आगे का नेक्स्ट पेपर के लिए जो गैप्स होंगे उसको आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन कोशिश करिए कि आप लाइट रिविजन ही करते रहिए, ऐसी कुछ कुछ चीजें सिंपली देख लेनी है, ओके, परेशान नहीं होना है। तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको ख्याल रखना है, उनको नोट डाउन करके उन पर काम करना स्टार्ट करिए, स्पेसिफिकली जो एनालिसिस वाला पार्ट है एंड जो ये स्टार्टिंग में मिस्टेक्स वाली चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो नॉट नेगोशिएबल्स थी, इनको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। एंड जितने भी आई थिंक आपकी क्वेरीज थी, जितने भी आपके डाउट्स थे, वो सारे के सारे हमने पूरे डिस्कशन में उन पर बात करने की कोशिश की, उन पर डिस्कशन करके उन्हें सॉर्ट करने की कोशिश की है। आपका काम ये बनता है कि आप पूरी एनर्जी पे लगा करके अपने गोल को लेकर के सिंसियरली काम करना स्टार्ट करें, राइट? क्योंकि अभी तक आप एकदम ऐसे ढील में काम कर रहे हैं कि अभी तो इतना टाइम बाकी है, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, आपको भी पता है। ऐसे करके पेपर का टाइम आ जाता है और फिर सब चीज ऐसे लगती है कि और टाइम होता तो शायद और बेटर परफॉर्म कर पाते। बट आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छे से यूज करिए एंड अपना बेस्ट दीजिए, बिकॉज यही याद रहेगा इवेंचुअली, ओके। और इसके साथ साथ इस पूरी चीजों में हम साथ में चल रहे होंगे, बस आपको करना ही है कि एक्शंस लेते रहना है। एंड जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम पर्सनली कनेक्ट भी हो रहे होते हैं, डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, तो रियान के टेलीग्राम चैनल को और बीइंग आई10 के टेलीग्राम चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओके, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।